हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईवी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम इम्यूनोलॉजी में हमारा एक टॉपिक है साइटोकाइंस, उसे करने वाले हैं कि जो साइटोकाइंस हैं वो होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन की, उनकी जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। उसके साथ में इनका जो कम्युनिकेशन ये कैसे करते हैं वो देखेंगे। फिर जो इनकी एक्टिविटी है, जो इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो किस तरीके की होती हैं वो देखेंगे। देन उसके बाद में कितने टाइप के साइटोकाइंस हैं, एक एक करके सभी साइटोकाइंस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो रोल है साइटोकाइंस का हम वो डिस्कस करेंगे और ये इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ साइटोकाइंस। तो जो साइटोकाइंस हैं वो लो मोलिकुलर मास सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं। और लो मोलिकुलर मास मतलब जो इनका मोलिकुलर वेट है वो कम होगा। मोलिकुलर वेट कितना कम होगा? जनरली इनका जो मोलिकुलर वेट है वो लेस देन 30 किलो डाल्टन होगा, कि 30 किलो डाल्टन से नीचे के ये मिलेंगे। तो जो साइटोकाइंस है वो क्या है? लो मोलिकुलर मास वाले। या तो ये सोल्यूबल प्रोटीन की फॉर्म में मिलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं, और नॉन इम्यूनोग्लोबिन सब्सटेंस है नेचर में जो कि वैरायटी ऑफ सेल टाइप सीक्रेट आउट करेंगी। मतलब ये बहुत सारी सेल से सीक्रेट्स किए जाते हैं और ये इनका जो काम है, इनका जो एक्शन है, ये नॉन एंजाइमेटिकली एक्ट करते हैं। मतलब कि एंजाइम्स की तरह ये काम नहीं करते और नॉन एंजाइमेटिकली ये काम करेंगे थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स टू रेगुलेट होस्ट सेल फंक्शन। कि जो टारगेट सेल है उसके ऊपर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। मतलब कि जैसे कोई मेहमान आया तो उसे रिसीव करने के लिए घर से बाहर लोग जाते हैं, तो वैसे ही ये तब ही सेल के अंदर एंटर करते हैं जब इन्हें रिसीव करने के लिए रिसेप्टर सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो ये कैसे काम करेंगे? जब रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड होंगे, टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ, तभी ये वर्क करेंगे आगे। दे डोंट इंक्लूड द पेप्टाइड एंड स्टीरॉयड हार्मोन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम के जो पेप्टाइड हार्मोन है और जो स्टीरॉयडल हार्मोन है उनको अपने अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, वो साइटोकाइंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो साइटोकाइंस हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर एंड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। की जो सेलुलर और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी डेवलपमेंट में साइटोकाइंस का मेजर रोल होगा। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं उनको इंड्यूस करने के काम आते हैं। जो हिमेटोपोइसिस है, कि जितनी भी ब्लड सेल्स बनती हैं उनके रेगुलेशन में काम आते हैं, उनके बनने को ये रेगुलेट करते हैं। और जो सेलुलर प्रोलिफरेशन है और डिफ्रेंशिएशन है, मतलब कि सेल्स का बनना, डिवाइड होना, उनका डिफ्रेंशिएट होना, ये सारी चीज़ें साइटोकाइंस रेगुलेट करेंगे। जो सेल्स है हमारे इम्यून सिस्टम की वो कम्युनिकेट करती हैं बाय एक्सचेंजिंग साइटोकाइंस। कि ये साइटोकाइंस को सीक्रेट आउट करके, एक्सचेंज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का काम करेंगी। डिपेंडिंग ऑन स्पेशियल लोकेशन ऑफ साइटोकाइंस रेस्पोंडिंग सेल्स। कि साइटोकाइंस कहाँ बने और उनकी जो रिस्पोंडिंग सेल है उन्हें जो टारगेट पे जाके ये कहाँ पे बाइंड होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है टारगेट सेल की और सीक्रेटिंग सेल की, तो उसके बेसिस पे जो इनका कम्युनिकेशन का लोकेशन है उसके बेसिस पे हमने इन्हें 3 कैटेगरी में रखा: ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन मतलब कि जैसे ये सेल है, इस सेल ने क्या किया, साइटोकाइंस को रिलीज़ किया और फिर खुद के ही इसके ऊपर ही रिसेप्टर है साइटोकाइन को रिसीव करने के लिए। तो जो सिग्नलिंग है वो सेम सेल के अंदर चलेगी, कि जिस सेल से साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे उसी सेल के अंदर इनका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। कि जो सिंथेसिस और इफेक्ट है वो सेम सेल के अंदर होगा जो सेल इसे प्रोड्यूस करेगी। और पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या है, हमें नेबरिंग सेल के अंदर इफेक्ट देखने को मिलता है। कि जैसे इस सेल ने तो साइटोकाइंस को रिलीज़ किया और इसके पड़ोसी वाली सेल ने क्या किया, इन साइटोकाइंस को रिसीव किया। और एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होगी, कि जो सीक्रेट करने वाली और जो रिसीव करने वाली जो सेल्स हैं वो काफ़ी दूर प्रेजेंट होती हैं एक दूसरे के, और सीक्रेशन वाली सेल से जो टारगेट सेल है वहाँ तक
साइटोकाइंस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू मतलब ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। ये हाईली पोटेंट हार्मोन लाइक सब्सटेंस हैं, एक्टिव एट फेमटोमोलर कंसंट्रेशन, मतलब ये बहुत 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 कम कंसंट्रेशन पे भी ये एक्टिव रहेंगे। और ये जो एंडोक्राइन हार्मोन है उनसे अलग होते हैं, एज बीइंग नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स, क्योंकि जो हमारे एंडोक्राइन हार्मोन है वो तो ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन इन साइटोकाइंस को हमारी ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं करती, इन्हें हमारी जो बॉडी के अलग अलग सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। साइटोकाइंस प्रोड्यूस बायोलॉजिकल एक्शन, कि जो साइटोकाइंस है उनकी वजह से बायोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलेंगे ओनली व्हेन दे बाइंड टू स्पेसिफिक हाई एफिनिटी रिसेप्टर ऑन सरफेस ऑफ टारगेट सेल, कि कब इनका हमें बायोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है, सिर्फ तभी हम इनका बायोलॉजिकल एक्शन देख सकते हैं जब ये बाइंड हो टारगेट सेल के ऊपर, जो इनके स्पेसिफिक और हाईली एफिनिटी रखने वाले रिसेप्टर हैं उनके साथ जब ये बाइंड होंगे तभी हमें इनका जो एक्शन है वो देखने को मिल सकता है। इसका मतलब जब तक ये किसी रिसेप्टर से बाइंड नहीं होते हम इनका फंक्शन नहीं देख सकते। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है साइटोकाइंस की वो हमें मेनली 4 तरीके की देखने को मिलती हैं, कि ये प्लियोट्रोपी शो कर सकते हैं, रिडंडेंसी शो कर सकते हैं, सिनर्जी शो कर सकते हैं, एंटागोनिज्म शो कर सकते हैं। कैसे? प्लियोट्रोपी मतलब कि कोई गिवन साइटोकाइन है उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट अलग अलग टारगेट सेल के ऊपर अलग अलग होगा, कि एक साइटोकाइंस अगर उसे हम बी सेल को दें, टी सेल को दें, मैक्रोफेज को दें और नेचुरल किलर सेल को दें तो साइटोकाइन तो सेम है, लेकिन जो टारगेट सेल है उसके अकॉर्डिंग इसका अलग अलग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। रिडंडेंसी क्या होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा साइटोकाइंस सेम फंक्शन रखते हो, उस प्रॉपर्टी को हम रिडंडेंसी बोलेंगे। कि जैसे इंटरल्यूकिन 4 है, 5 है, इनका फंक्शन है वो सेम हो। सिनर्जी मतलब कि जो कंबाइंड इफेक्ट है 2 अलग अलग साइटोकाइंस का सेलुलर एक्टिविटी के ऊपर वो ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, कि जो इंडिविजुअल साइटोकाइंस हैं उसकी एडिंग इफेक्ट से ज़्यादा है। जैसे 4 साइटोकाइन 4, हम 4 को ही बार बार प्लस करते जाएं, सेम काइंड को हम बढ़ाते जाएं तो इसका जो हमें सेलुलर एक्टिविटी देखने को मिलेगी उसके कंपैरिजन में हम 2 अलग अलग तरीके के जो साइटोकाइंस हैं उनको रखें तो इनकी जो एक्टिविटी है वो इसके कंपैरिजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिनर्जी। देन एंटागोनिज्म क्या होता है? एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट, कि जो एक साइटोकाइन है वो दूसरे साइटोकाइन के इफेक्ट को इनहिबिट करता है, रोकता है। इन्हीं जो चारों प्रॉपर्टी हैं इनको हम ऐसे डायग्रामेटिक मतलब ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखें कि जो एक्टिवेटेड टीएच सेल्स हैं वो रिलीज़ करती है इंटरल्यूकिन 4 को, और जो इंटरल्यूकिन 4 है उसकी टारगेट सेल बी सेल, थाइमोसाइट एंड मास्ट सेल, ये 3 अलग अलग सेल हैं। और इन जो साइटोकाइन है वो एक ही है, इंटरल्यूकिन 4 है। और इंटरल्यूकिन 4 जब बी सेल पे एक्ट करेगा तो उसका एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन, डिफ्रेंशिएशन करवाएगा। लेकिन जब ये ही सेम इंटरल्यूकिन 4 थाइमोसाइट के ऊपर एक्ट करेगा तो ये सिर्फ उसका प्रोलिफरेशन करवाता है। जब ये मास्ट सेल के ऊपर एक्ट करता है तो मास्ट सेल का प्रोलिफरेशन करवाता है। तो जब इसका टारगेट चेंज हो गया तो उसका इफेक्ट भी ये चेंज कर देगा। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी। देन हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, रिडंडेंसी, तो उसमें क्या है कि जो एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं वो इंटरल्यूकिन 2, 4, 5 को सीक्रेट करेंगी। और ये तीनों इंटरल्यूकिन है ये अलग अलग हैं, फिर भी इन्हें अगर हम बी सेल के ऊपर एक्ट करवाएंगे तो ये तीनों ही बी सेल के प्रोलिफरेशन में काम करेंगे। तो अलग अलग बेशक हैं लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट है वो कैसा है? सेम इफ़ेक्ट है। इनका जो वर्क है वो सेम है, इनका जो फंक्शन है वो सेम है। सिनर्जी में एक्टिवेटेड जो टीएच सेल है उस वो इंटरल्यूकिन 4 और 5 को सीक्रेट करेगी, और ये इन दोनों का जो एडिटिव इफ़ेक्ट है वो क्लास स्विचिंग को ज़्यादा इंड्यूस करवाएगा इन बी सेल। अगर यहीं पे हम सिर्फ इंटरल्यूकिन 4 को बढ़ाए जाएं या फिर सिर्फ इंटरल्यूकिन 5 को बढ़ाए जाएं, अकेले को बढ़ाएं, तो इसका इतना
इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा जितना कि इन दोनों को साथ में रखने से देखने को मिलता है, कि दो अलग अलग तरीके के जो इंटरल्यूकिन है उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंटागोनिज्म की जो इंटरल्यूकिन 4 है उसके फंक्शन को जो टीएफएन गामा है वो इनहिबिट करता है, कि ब्लॉक करता है क्लास स्विचिंग ऑफ आईजीई इंड्यूस्ड बाय इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 बी सेल के ऊपर क्लास स्विचिंग को इंड्यूस करेगी, लेकिन इसका जो एक्शन है उसे कौन ब्लॉक करेगा? ये जो टीएफएन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो फैमिली है गामा, वो इसे ब्लॉक करने का काम करेगी। मतलब ये इंटरल्यूकिन 4 के अगेंस्ट काम करती है। साइटोकाइंस हैं वो हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर से अलग होते हैं, फिर भी इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कि जो साइटोकाइंस हैं, हार्मोन है और जो ग्रोथ फैक्टर है, ये तीनों ही सीक्रेटरी प्रोटीन्स हैं जो कि अपने बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट को काफ़ी लो कंसंट्रेशन पे भी शो करते हैं, और ये सिर्फ तभी काम करेंगे जब ये टारगेट सेल के अपने रिसेप्टर पे बाइंड होंगे। जब तक ये रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होते, यानी खुद के स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होंगे, ना तो साइटोकाइन, ना ही हार्मोन और ना ही ग्रोथ फैक्टर काम कर सकते हैं। तो इन तीनों को काम करने के लिए टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर का होना ज़रूरी है। दूसरा, ये तीनों ही सीक्रेटरी प्रोटीन है, ये सेल से सीक्रेट आउट किए जाते हैं, और इसी के साथ में काफ़ी लो कंसंट्रेशन के भी ऊपर अपना काम इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो साइटोकाइंस हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर अच्छा काम करेंगे, जैसे कि जो ऑटोक्राइन और पैराक्राइन सिग्नलिंग है वो ये बेटर तरीके से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एंडोक्राइन सिग्नलिंग। साइटोकाइंस हैं वो वैरायटी ऑफ सेल से प्रोड्यूस होते हैं, और ये वैरायटी ऑफ सेल से ही बाइंड कर सकते हैं। देन हम बात करें टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस की, तो जो टाइप्स है उसमें हमें 100 डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइंस देखने को मिलते हैं। जो जेनेरिक नेम है साइटोकाइंस का वो इंक्लूड करता है सारे प्रोटीन जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट है, जो कि किसी भी सेल से, इम्यून सिस्टम की किसी भी सेल से सीक्रेट आउट किए जाते हैं। जनरली जो मोनोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, उनसे सीक्रेट किए जाते हों, बट दे आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाई मैनी सेल्स इन एडिशन टू दोज ऑफ इम्यून सिस्टम। की इम्यून सिस्टम की जो सेल है वो तो इन्हें सीक्रेट करेंगी ही, उनके अलावा कुछ और भी सेल हैं जो कि साइटोकाइंस को सीक्रेट कर सकती हैं, जैसे कि एंडोथीलियल सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं, ये भी साइटोकाइंस को सीक्रेट आउट कर सकती हैं। दे यूज टू हैव डिफरेंट नेम डिपेंडिंग आइदर ऑन देयर ओरिजन, कि इनका पहले जो नाम था वो किस तरीके की सेल इन्हें सीक्रेट आउट करती हैं उसके बेसिस पे था। जैसे कि लिम्फोकाइंस, लिम्फोकाइंस कौन प्रोड्यूस करेगा? लिम्फोसाइट। मोनोकाइंस कौन प्रोड्यूस करेगा? मोनोसाइट या फिर मैक्रोफेज। और इनकी एक्टिविटी के बेसिस पे हमने कीमोकाइन, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन में इन्हें डिवाइड किया था, लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये जनरल कैटेगरीज रखी गई हैं कि हिमेटोपोइटिन, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, कीमोकाइंस और मेंबर ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली, टीएनएफ फैमिली। तो ये 1 2 3 4 5 तरीके के यहाँ पर हमने साइटोकाइंस को देखा। 5 कैटेगरी में साइटोकाइंस को फर्दर डिवाइड किया गया है। जो इंटरल्यूकिन्स हैं, इंटरल्यूकिन क्या है? ग्रुप ऑफ साइटोकाइंस हैं जो कि वैरायटी ऑफ ल्यूकोसाइट सीक्रेट आउट करती है डेट हैव इफेक्ट ऑन अदर ल्यूकोसाइट, और इनका जो इफेक्ट है वो दूसरे ल्यूकोसाइट पे देखने को मिलेगा, कि वैरायटी ऑफ ल्यूकोसाइट इन्हें सीक्रेट करेंगे और इनका इफेक्ट भी किस पे देखने को मिलेगा? ल्यूकोसाइट पे ही देखने को मिलेगा। जो ये टर्म है वो इम्परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साइटोकाइंस हैं जो कि सिर्फ ल्यूकोसाइट से सिंथेसाइज होंगे और जो सिर्फ ल्यूकोसाइट पे ही एक्ट करेंगे, लेकिन उन्हें हम इंटरल्यूकिन्स नहीं बोलते। whereas many cytokines called interleukin are made by or act on cell other than leukocyte। कि ये पूरे इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है कि जो इंटरल्यूकिन है वो एक ग्रुप है साइटोकाइंस का जो कि जनरली ल्यूकोसाइट ही सीक्रेट करेंगी और उनका इफेक्ट भी ल्यूकोसाइट पे ही देखने को मिलेगा। तो ल्यूकोसाइट सीक्रेट आउट करेंगे और ल्यूकोसाइट के ऊपर ही इनका इफेक्ट है, उस बेसिस पे इसका नाम हमने क्या दे दिया? इंटरल्यूकिन। कि जो ल्यूकोसाइट है उससे ल्यूकिन आया और एक ल्यूकोसाइट सीक्रेट करेगी, दूसरी ल्यूकोसाइट के ऊपर इसका इफेक्ट होगा, तो ये
इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है, तो इसे हमने क्या बोल दिया कि इन दोनों के बीच में काम करने वाला इंटरमीडिएटर है, तो इसे क्या नाम दे दिया, इंटरल्यूकिन नाम दे दिया। लेकिन ये नाम थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, क्योंकि जितने भी ये इंटरल्यूकिन है वो सिर्फ लिम्फोसाइट से ही सिंथेसाइज नहीं होते, वो सिर्फ लिम्फोसाइट के ऊपर ही काम नहीं करते। ऐसे बहुत सारे इंटरल्यूकिन हैं जो ल्यूकोसाइट के अलावा दूसरी सेल्स भी सीक्रेट करती हैं, और ये दूसरी सेल के ऊपर भी काम करते हैं, कि सिर्फ ल्यूकोसाइट ही ने सीक्रेट नहीं कर सकती, और सिर्फ ल्यूकोसाइट के ऊपर ही काम नहीं कर सकते। ल्यूकोसाइट के अलावा भी बहुत सारी सेल है जिनके ऊपर ये काम कर सकते हैं और जो इन्हें सीक्रेट कर सकती हैं। लेकिन नाम किसके बेसिस पे दिया, ल्यूकिन, ल्यूकोसाइट, दो ल्यूकोसाइट में आपस में कनेक्शन करवाने वाला इंटरल्यूकिन, तो ये नाम थोड़ा सा इम्परफेक्ट दिखता है। देन जो फंक्शन है इम्यून सिस्टम का, वो लार्जली डिपेंड करता है इंटरल्यूकिन्स के ऊपर, कि मेन इंटरल्यूकिन्स ही हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का काम करवाते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ इंटरल्यूकिन्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं बाय हेल्पर CD4+ टी लिम्फोसाइट्स, और मोनोसाइट्स भी हैं, मैक्रोफेज भी हैं, एंडोथीलियल सेल्स भी हैं जो इंटरल्यूकिन्स को सीक्रेट करवाएंगी। ये इनका काम होता है कि डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन करवाना इन बी सेल, टी सेल एंड लिम्फोपोइटिक सेल्स में, कि जो हिमेटोपोइटिक सेल्स हैं, ऐसी सेल जो कि हिमेटोपोइसिस करेंगी, जो ब्लड सेल को बनाएंगी, टी सेल को बनाने वाली, बी सेल को बनाने वाली, इन सेल की डेवलपमेंट करवाएंगे और डिफरेंशिएशन करवाएंगे। देन फर्दर हम बात करें इंटरल्यूकिन्स के बाद में कीमोकाइंस की। जो कीमोकाइंस हैं, कीमोकाइंस मतलब ये अट्रैक्टेंट है, इनका जो नाम है वो डराइव हुआ है फ्रॉम कीमो अट्रैक्टेंट साइटोकाइन से, कि ये दूसरे जो रेस्पॉन्सिव सेल्स हैं उनको कीमोटैक्सिस के थ्रू अपनी ओर इंड्यूस करवाती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करवाती हैं। देयर नेम is due to their ability to induce directed chemotaxis in nearby responsive cell, कि जैसे ये सेल है इसने कीमोकाइंस को रिलीज़ किया, तो जो आसपास की सेल्स है वो इन कीमोकाइंस की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और इस प्रॉपर्टी के नाम पे ही इनका क्या नाम पड़ा है, कीमोकाइंस नाम पड़ा है। ये एक फैमिली है स्मॉल प्रोटीन की, जो कि जिसके अंदर 4 कंजर्व्ड सिस्टीन रेजिड्यू हमें देखने को मिलते हैं, कि जो इनका स्ट्रक्चर है उसके अंदर 4 कंजर्व्ड सिस्टीन रेजिड्यू हमें देखने को मिलेंगे। ये जो GPCR है उसे एक्टिवेट करते हैं एंड इंड्यूस सेल टू माइग्रेट थ्रू ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये सेल्स को एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग माइग्रेट करने के लिए इंड्यूस करते हैं, कि ज़्यादा कंसंट्रेशन है और फिर धीरे धीरे लो कंसंट्रेशन होती गई, तो जो ये ग्रेडियंट है कंसंट्रेशन का, जो ये ग्रेडियंट है इसके अकॉर्डिंग ये सेल की मूवमेंट करवाएंगे। जो कीमोकाइंस का रोल है वो क्या है, कि टू प्रमोट अक्यूमुलेशन ऑफ दीज सेल एट द सोर्स ऑफ कीमोकाइन प्रोडक्शन, कि सेल्स को, जो रेस्पॉन्सिव सेल हैं उनको एक जगह पे एक्यूमुलेट करना जहाँ पर कीमोकाइंस का प्रोडक्शन किया गया है वहाँ पे। देन जो नेक्स्ट कैटेगरी है साइटोकाइन की वो है इंटरफेरोन, IFNS। ये लार्ज फैमिली साइटोकाइंस हैं जो कि एंटीवायरल प्रॉपर्टी रखते हैं, एंटीवायरल डिफेंस सिस्टम में काम आते हैं। इसके अलावा ये सेल ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर थ्रू विच दे सिग्नल, कि किस टाइप के रिसेप्टर के बेसिस पे ये सिग्नल को ट्रांसड्यूस करते हैं, उस बेसिस पे हमने जो ह्यूमन इंटरफेरोन्स हैं उनको क्लासीफाई किया है 3 मेजर टाइप में। कौन कौन से, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, कि ये किस किस बेसिस के रिसेप्टर के थ्रू सिग्नल भेजेंगे, उस बेसिस पे हमने टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 3 टाइप के जो IFN है, इंटरफेरोन है, उनमें क्लासीफाई किया है। देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली, जो TNF फैमिली है, जिसमें TNF फैमिली ऑफ साइटोकाइंस एक्टिवेट सिग्नलिंग पाथवे फॉर सेल सर्वाइवल, डेथ एंड डिफरेंशिएशन। इनका मेन काम क्या है, कि उन वाले सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करवाते हैं ये, जिससे सेल सर्वाइव करता है, सेल की डेथ होती है और सेल का डिफरेंशिएशन होता है। इसके अंदर हम 19 मेंबर्स को पढ़ते हैं डेट मीडिएट डाइवर्स बायोलॉजिकल फंक्शन इन ए वैरायटी ऑफ सेलुलर सिस्टम, जिनका अलग अलग काम है सेलुलर सिस्टम में। हिमेटोपोइटिन्स, ये एक जेनेरिक नेम है जो कि दिया जाता है हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर को या फिर हिमेटोपोइटिक साइटोकाइंस को।
जो हिमेटोपोइटिक साइटोकाइंस है जिनकी वजह से हिमेटोपोइसिस होती है उन्हें हम बोलते हैं हिमेटोपोइटिन्स बोलते हैं। ये फैक्टर इंक्लूड करते हैं वेरियस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स को, जिन्हें हम CSF नाम देते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं GCSF, GM-CSF एंड MCSF। इसके अलावा ईपो मतलब इरेथ्रोपोइटिन आता है, SCF स्टेम सेल फैक्टर, SCPF स्टेम सेल प्रोलिफरेशन फैक्टर एंड वेरियस इंटरल्यूकिन्स आते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 3, 4, 5, 6, 11, 12। अब हम बात करेंगे कि रोल क्या क्या है साइटोकाइंस के, फंक्शन क्या हैं। तो एक क्रिटिकली रेगुलेट करते हैं सेल की ग्रोथ को, माइग्रेशन को, डेवलपमेंट को एंड सेल के डिफ्रेंशिएशन को। सेल की ग्रोथ करना, उसका माइग्रेशन करना, उसकी डेवलपमेंट होना और उसका डिफ्रेंशिएशन होना, ये इनके क्रिटिकल रेगुलेटर्स हैं, ये इन कामों के। दे हैव इम्पोर्टेंट रोल इन टिश्यू डैमेज रिपेयर। इसके अलावा इन 4 काम के अलावा ये जहाँ भी टिश्यू का डैमेज हुआ है वहाँ पर उसे रिपेयर करेंगे। जो कैंसर है उसकी डेवलपमेंट में और उसके प्रोग्रेशन में उसका इनका काफ़ी रोल है। ये सेल की रेप्लिकेशन और एपोप्टोसिस को भी रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इम्यून सिस्टम है उसकी रिएक्शन को भी ये मॉड्यूलेट करने का काम करेंगे। ये जो हमारे इम्यून रेस्पॉन्सेज हैं उन्हें रेगुलेट करेंगे, जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज हैं उन्हें एक्टिव करेंगे। ल्यूकोसाइट की जो मूवमेंट है डायपिडेसिस उसे अफेक्ट करते हैं, उसके साथ में ये जो हिमेटोपोइसिस है उसे स्टिमुलेट करते हैं। तो जो साइटोकाइंस हैं वो टारगेट सेल का कीमोटैक्सिस करवाएंगे, एपोप्टोसिस करवाते हैं, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, प्रोलिफरेशन करवाते हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं और उनके प्रोलिफरेशन को ये इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो ये सारे इनके रोल हैं। अब इम्यून रिस्पॉन्सेज में इनके क्या रोल हैं साइटोकाइंस के, तो बहुत सारे साइटोकाइंस हैं जो कि इन्नेट और एक्वायर्ड दोनों तरीके की इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं। ये मैक्रोफेज को, NK सेल को एक्टिवेट करेंगे और इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। बहुत सारे साइटोकाइंस हैं जिनका इन्नेट रेस्पॉन्स में और एक्वायर्ड रेस्पॉन्स में रोल होता है, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, 6, 12, TNF, अल्फ़ा बीटा, ये एक्टिवेट करते हैं इन जो इन्नेट रेस्पॉन्स है, इन्नेट इम्यूनिटी है उसको, और इसे मोनोसाइट, मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल्स इनको सीक्रेट आउट करेंगे। जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है वो मेन ट्रिगर होता है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स का, कि जितनी भी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हैं उनको रेगुलेट करने का मतलब उनको ट्रिगर करने का काम कौन करते हैं, TNF करते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल ऑफ सम साइटोकाइंस ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ साइटोकाइंस के एग्जाम्पल जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12, 6, TNF अल्फ़ा बीटा, ये कौन कौन से सेल से सिंथेसाइज होते हैं और इनके क्या इफ़ेक्ट हैं। जैसे जो इंटरल्यूकिन 1 है वो मोनोसाइट, मैक्रोफेज, एंडोथीलियल एंड एपिथीलियल सेल से सीक्रेट होगा। ये इन्फ्लेमेशन करवाएगा, फीवर करवाएगा और इंडक्शन ऑफ अक्यूट फेज प्रोटीन। यहाँ पर भी हमें सेम काम देखने को मिलेगा, इंडक्शन ऑफ अक्यूट फेज प्रोटीन कहाँ, इंटरल्यूकिन 6 का। फिर जो मैक्रोफेज है वो हमें तीनों के अंदर ही देखने को मिलती है कि यहाँ भी मैक्रोफेज, मैक्रोफेज और मैक्रोफेज, और इन पांचों में ही जो मैक्रोफेज है वो सिंथेसिस करेगी इंटरल्यूकिन 1 को, 12 को, 6 को, अल्फ़ा बीटा TNF को। इसके अलावा जो डेंड्राइटिक सेल है वो यहाँ पर 2 जगह में डेंड्राइटिक सेल देखने को मिलती है। जो TNF अल्फ़ा और बीटा है वो ऑलमोस्ट सेम है कि इन्हें सीक्रेट भी और इनका फंक्शन भी सेम तरीके का मिलेगा कि मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल इन्हें सिंथेसिस करेंगी और ये NK सेल को एक्टिवेट करते हैं और इंक्रीज़ करते हैं क्लास 1 MHC के एक्सप्रेशन को। इसके अलावा जो इंटरल्यूकिन 12 है वो NK सेल के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा और ये इन्फ्लुएंस करेगा अडेप्टिव इम्यूनिटी को, और ऐसे ही जो इंटरल्यूकिन 6 है वो भी इन्फ्लुएंस करता है अडेप्टिव इम्यूनिटी को। फिर हम बात करें कि साइटोकाइंस ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के, अडेप्टिव इम्यूनिटी के, तो यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2, 4, 5, उसके अलावा TGF बीटा एंड TFN गामा, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के ये साइटोकाइंस हैं। तो जो इंटरल्यूकिन 2 है, 4 है, 5 है, वहाँ पर हम लिख देंगे T सेल, TS2 सेल एंड
TS2 सेल्स। इसके अलावा मास्ट सेल हमें इंटरल्यूकिन 4 में लिखना है, ये सिंथेसिस करेंगी और इनका फंक्शन क्या होता है, जो इंटरल्यूकिन 2 है वो T सेल को प्रोलिफरेट करवाएगा, NK सेल जो नेचुरल किलर सेल है उनको एक्टिवेट करेगा, उनका प्रोलिफरेशन करवाएगा। इसके अलावा B सेल का प्रोलिफरेशन करवाता है। इंटरल्यूकिन 4 है वो TS2 के डिफ्रेंसिएशन को प्रमोट करेगा और क्लास स्विचिंग करवाएगा IgA की। TS2 सेल्स सिंथेसाइज करती हैं इंटरल्यूकिन 5 को, जो कि इस्नोफिल को एक्टिवेट करवाएगा और उन्हें फर्दर जनरेट करवाने का काम करता है। TGF बीटा है वो T सेल, मैक्रोफेज एंड दूसरी टाइप की सेल सिंथेसिस करेंगी। इसका काम क्या है, ये B और T सेल के प्रोलिफरेशन को रोकता है, इनहिबिट करता है, और जो IgA आइसोटाइप की जो प्रोमोट करता है स्विचिंग को, इनहिबिट करेगा प्रोलिफरेशन को। ये जो IFN गामा है ये TH1 सेल से सीक्रेट होगा। CD8 प्लस सेल्स और NK सेल नेचुरल किलर सेल इसे सीक्रेट करेंगी। ये एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज को, और जो क्लास 2 MSC है, क्लास 1 एंड 2 दोनों, उनके एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन को भी बढ़ाता है। अब हम बात करें साइटोकाइंस रिसेप्टर एंड सिग्नलिंग की, तो जो साइटोकाइंस मीडिएटेड जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं वो किसके थ्रू होंगे कि टारगेट सेल की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर हर एक साइटोकाइन के लिए, उसके थ्रू ही जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट है साइटोकाइंस का वो हमें देखने को मिलेगा। जो साइटोकाइंस रिसेप्टर की क्लासेस है, कौन कौन सी क्लासेस हैं, एक तो टाइप 1 साइटोकाइन रिसेप्टर, टाइप 2 साइटोकाइन रिसेप्टर, IgG सुपर फैमिली रिसेप्टर और TNF रिसेप्टर फैमिली, इसके अलावा कीमोकाइंस रिसेप्टर। तो इनके अंदर हमें इनकी जैसे जो टाइप 1 साइटोकाइन रिसेप्टर है ये फैमिली इंक्लूड करती है रिसेप्टर ऑफ इंटरल्यूकिन 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 को। जेक्स्टेट पाथवे हम कहाँ देखते हैं, ये टाइप 2 साइटोकाइन रिसेप्टर में इंटरल्यूकिन फर्स्ट है वो किसके अंदर आएगा, IgG सुपर फैमिली रिसेप्टर में। TNFR है वो TNF रिसेप्टर फैमिली में आएगा। GPCR हम पढ़ते हैं कीमोकाइन रिसेप्टर के अंदर। तो ये इतना आपको साइटोकाइंस में याद रखना है, ये पूरे नोट्स आपको बनाने हैं। आई होप ये इतना जो पढ़ाया है वो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।